नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडेमनिटी यानी धारा 124 क्षतिपूर्ति के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं कि क्या है इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति क्या है, कैसे आप एग्जाम में लिखेंगे, किस तरह से आप चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले आप बेसिक चीज समझिए, संविदा विधि में क्षतिपूर्ति एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को संभावित या वास्तविक हानि से सुरक्षा प्रदान करना है। आधुनिक व्यापार, सेवा, अनुबंध, बीमा, एजेंसी, नीलामी तथा अन्य तरह के कार्यों में क्षतिपूर्ति की शर्तों को सामान्य रूप से पाया जाता है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 124 क्षतिपूर्ति के अनुबंध को परिभाषित करती है और 125 क्षतिपूर्ति धारक के अधिकारों का उल्लेख करती है। तो सबसे पहले हम डेफिनीशन को जानने से पहले हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे। हम उसकी फिर उसके डेफिनीशन यानी परिभाषा पे जाएंगे। फिर हम बात करेंगे उसमें क्या क्या मेथड्स हैं और उसके बाद हम लास्ट में जानेंगे उसका नेचर क्या है। तो सबसे पहले कंसेप्ट के हिसाब से अगर समझें तो आप इस तरह देखिए, क्षतिपूर्ति का जो अनुबंध है यह वह अनुबंध है जिसके द्वारा एक पक्ष दूसरे पक्ष को उस हानि से सुरक्षा रखने का वचन देता है जो वचनदाता स्वयं के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उत्पन्न होता है या होती है। तो ये बातें आपको अभी समझने को मिलेंगी कुछ समय में ही। जबकि जो सरल अर्थों में अगर हम समझे ना इसका कंसेप्ट को, तो जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से यह वादा करता है कि यदि उसे किसी विशेष कारण से कुछ नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई वो करेगा, तो ऐसे अनुबंध को, ऐसे संविदा को क्षतिपूर्ति का समझौता कहा जाता है। अब इसमें यह भी जान लीजिए कि जब क्षतिपूर्ति की बात आती है तो इसमें दो लोग होते हैं जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, क्षतिपूर्ति कर्ता और क्षतिपूर्ति धारक। ठीक, चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट कंसेप्ट से। तो सबसे पहले, जब भी कोई अनुबंध होता है दो लोगों के बीच में, संविदा होती है, तो बात आती है कि कोई काम अगर किया है तो अगर उसको डर लग रहा है कि कहीं नुकसान हो गया तो कौन भरेगा। तो ये जो थॉट प्रोसेस है यहीं से शुरुआत होती है इंडेमनिटी यानी क्षतिपूर्ति की अवधारणा की। क्या मतलब है इंडेमनिटी का? तो अगर सरल शब्दों में समझें तो किसी निर्दोष व्यक्ति को भविष्य के नुकसान से सुरक्षा देना ही क्षतिपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट है। मेरे कहने पर जैसे किसी ने कोई काम किया, अगर उस काम को करने में उसको कोई नुकसान हुआ तो भरपाई मैं करूंगा। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब इसकी जरूरत क्यों है? कानून ने इंडेमनिटी को इसलिए दिया क्योंकि हर काम में जोखिम होता है। कई बार व्यक्ति अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम करता है और नुकसान होने पर न्याय यही है कि जिसने लाभ उठाया है वही जोखिम उठाएगा। मान लीजिए एक ऑनर है, उसने कहा कि जा करके मेरे सामान की नीलामी करो, मेरे सामान को बेच दो, अगर दिक्कत हुई तो मैं देख लूंगा। बाद में पता चलता है तीसरा आदमी आता है, वो कहता है ये जो सामान बेचा गया है ये सामान चोरी का है या ये सामान मेरा है और इसको तुमने बेच दिया है और उसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है। तो अब जो ओनर है जिसने कहा था कि हाँ मेरा सामान तुम बेच दो, जिसको कहा था, वो आदमी की भरपाई वो ऑनर करेगा। तो याद रखने की बात क्या है कंसेप्चुअली, इंडेमनिटी प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस है। ये फ्यूचर में जो काम करने पे रिस्क होता है उसको बचाने के लिए है। इसीलिए व्यापार, एजेंसी और बीमा में इंडेमनिटी सबसे ज्यादा काम आती है। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस के बारे में बात करती है। क्षतिपूर्ति का मुख्य उद्देश्य नुकसान से बचाव करना है, ना कि लाभ प्रदान करना है। यह उस व्यक्ति की रक्षा करता है जो किसी अन्य के लिए या उसके निर्देश पे काम करता है। तीसरी इसकी इंपॉर्टेंट चीज है इस कंसेप्ट में कि रिस्क शिफ्टिंग मैकेनिज्म है। क्षतिपूर्ति का जो जोखिम है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित हो जाता है। जो व्यक्ति कार्य से लाभ उठाता है वही अंततः जोखिम का भी वहन करेगा।
और तीसरा जो इसका प्रिंसिपल है कंसेप्चुअली इक्विटेबल प्रिंसिपल है, क्षतिपूर्ति का आधार न्याय और समानता का है। यह अनुचित होगा कि कोई व्यक्ति दूसरे के कहने पर कार्य करे और नुकसान भी वही उठाए, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो ये 3 पॉइंट हैं आपके, जोखिम, स्थानांतरण और न्याय का आधार। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, कि क्षतिपूर्ति का अनुबंध वह अनुबंध है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को उस हानि से सुरक्षित रखने का वचन देता है जो वचनदाता स्वयं के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उत्पन्न होता है या होती है। तो इसमें कुछ इंग्लिश के जो वर्ड्स है, वर्ड्स को अगर हम देखें तो कुछ स्पेसिफिक वर्ड हैं, जैसे एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। तो कॉन्ट्रैक्ट यानी लीगली एनफोर्सेबल समझौता। ठीक है। दूसरा वर्ड है आपका वन पार्टी। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, बाई विच वन पार्टी प्रोमिसेस, वह पक्ष जो वादा करता है, जिसको हम क्षतिपूर्ति करता कहते हैं, इंडेमनीफायर कहते हैं। ठीक है। तीसरा वर्ड है इसमें प्रोमिसेस। अब इस प्रोमिसेस का मतलब है कानूनी रूप से बाध्यकारी आश्वासन या वचन। ठीक है। इसका ये लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है। इसके बाद है अदर्स। द अदर्स, द यहाँ पे द अदर्स का मतलब है वह व्यक्ति जिसे सुरक्षा दी जाती है, इसे कहते हैं इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। अदर्स की बात हो रही है। सेव, अब सेव यहाँ का मतलब है कि संरक्षण देना या बचाना। इसके बाद आपका वर्ड आता है फ्रॉम लॉसेस। अब ये लॉसेस का मतलब यहाँ पे हुआ कि केवल पैसा नहीं इसमें शामिल है, आर्थिक नुकसान हो सकता है, कानूनी देयता यानी लाइबिलिटीज हो सकती, देयता मतलब लाइबिलिटी, हर्जाना या जुर्माना, या फिर कानूनी खर्च भी हो सकता है। इसके बाद आपके पास वर्ड है कॉज्ड टू हिम। किसको हो रहा है इसमें नुकसान? इंडेमनिटी होल्डर को होना चाहिए। अगर नुकसान किसी और को हुआ हो तो इंडेमनिटी लागू नहीं होगी। इसके बाद आपका वर्ड आता है बाय द कंडक्ट ऑफ। कंडक्ट का अर्थ है किसी व्यक्ति के कार्य करने से या उसके कार्य में चूक हो जाने से, एक्ट और ओमिशन होने से। नुकसान हमेशा, ये जान लीजिए, मानव आचरण से ही होना चाहिए। ठीक। इसके बाद आपका वर्ड है ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ। नुकसान खुद इंडेमनीफायर के कार्य से या उसकी गलती से भी हो सकता है। ऐसे में वह भरपाई के लिए जिम्मेदार होगा। मान लीजिए बॉस ने इंस्ट्रक्शन दिया, कुछ इंस्ट्रक्शन पे एम्प्लॉय ने काम किया और वो गलत हो गया और उससे नुकसान हो गया, तो बॉस जो है वो इंडेमनीफाई करेगा अगर एम्प्लॉयर को नुकसान के लिए सूट किया जाता है ऐसे में। ठीक है। इसके बाद आपका वर्ड है और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। एनी अदर पर्सन का मतलब है तीसरा व्यक्ति, ना इंडेमनीफायर हो ना इंडेमनिटी होल्डर हो। ठीक है। अब थर्ड पर्सन का मतलब क्लाइंट हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, रियल ऑनर हो सकता है, एक स्ट्रेंजर भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जब ऊपर की सभी एलिमेंट मौजूद हों तो यह एग्रीमेंट कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। जैसा कि आपने देखा कि क्षतिपूर्ति में दो पार्टीज हैं, एक इंडेमनिटी होल्डर और एक इंडेमनिटी फायर। तो पार्टीज जो है जो क्षतिपूर्ति करता है, ठीक है, उसको आप समझिए क्या क्या है, क्या हो रहा है इसके अंदर। क्षतिपूर्तिकर्ता वह व्यक्ति है जो नुकसान की भरपाई करने का वचन देता है, और धारक, क्षतिपूर्ति धारक वह है, वह व्यक्ति है जिसे नुकसान से सुरक्षा दी जाती है। तो यहाँ पे जो चीज है वो दो व्यक्तियों के बीच में बात हो रही है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो यहाँ उद्देश्य है नुकसान से सुरक्षा देना, जोखिम का वितरण, रिस्क एलोकेशन करना, व्यापारिक और सामाजिक विश्वास को बढ़ावा देना, और निर्दोष व्यक्ति को हानि से बचाना। तो धारा 124 के जो एसेंशियल एलिमेंट हैं उसमें सबसे पहला सुरक्षा से, जैसे मैंने ही बताया, सुरक्षा से नुकसान से सुरक्षा का वचन देना पहला। दूसरा है आपका नुकसान मानव आचरण से होना चाहिए। धारा 124 केवल उस नुकसान की मान्यता देती है जो क्षतिपूर्ति कर्ता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उत्पन्न हो। मान लीजिए बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो ये चीजें क्षतिपूर्ति के अंदर नहीं आती हैं इंडियन लॉ में। ठीक। वास्तविक
तीसरा है वास्तविक और संभावित नुकसान होना, यानी नुकसान एक्चुअल लॉस होना चाहिए, है ना, एब्सोल्यूट लायबिलिटी के रूप में उत्पन्न होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इस पे, एक पक्षीय दायित्व। क्षतिपूर्ति का अनुबंध प्रायः एक पक्षीय होता है क्योंकि दायित्व केवल क्षतिपूर्तिकर्ता पर ही होता है। तो ये सारे आपके कंसेप्चुअल पॉइंट थे जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि जो मेथड ऑफ इंडेमनिटी है वो दो तरह से होती है, एक्सप्रेस इंडेमनिटी और इम्प्लाइड इंडेमनिटी, यानी स्पष्ट और निहित। ठीक है, तो आप ये समझिए कि जब भी एक्सप्रेस की बात आती है तो जब नुकसान भरपाई का वादा साफ साफ शब्दों में लिखा होता है या बोला गया होता है। उदाहरण के लिए आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, आईटी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जहां पे क्लॉज में साफ साफ लिखा होता है अगर थर्ड पार्टी क्लेम आएगा तो हम उसको इंडेमनीफाई करेंगे। ठीक है, यहां तक आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये इस एक्सप्रेस वे में लिखा गया है, एक्सप्रेस किया गया है, रिटर्न भी है। ठीक है, अब दूसरा जो पार्ट है इसमें, जहां पे इम्प्लाइड की बात आती है, इम्प्लाइड इंडेमनिटी तब होती है जब लिखा नहीं होता लेकिन परिस्थितियां खुद ब खुद बता देती हैं कि इंडेमनिटी मानी जाएगी। उदाहरण के लिए एक ऑनर है, उसने कुछ ऑक्शन कर दिया, अपने ऑनर के कहने पे ऑक्शन मतलब नीलामी कर दी, माल बेच दो, तो उसने माल बेच दिया। बाद में थर्ड पार्टी ने क्लेम किया कि ये जो तुमने माल बेचा है उस पे मेरा हक था और आपने मुझे बिना बताए बेच दिया। तो अब ऑक्शनर को तो वो ले जाएगा जेल में, तो अब या उसके ऊपर केस करेगा। तो जो ऑक्शनियर है, जो नीलामी करता है, वो कहेगा कि मैं इंडेमनिटी होल्डर हूं और परिस्थितियां ये हुई कि आपके कहने पे मैंने सामान बेचा, इसलिए अब मेरी सुरक्षा की गारंटी आपके ऊपर है। और इसीलिए इस तरह की चीजों में जहां किसी के कहने पर, है ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है मगर उसके कहने पे हुआ है, इसलिए ये चीज जो है इम्प्लाइड इंडेमनिटी में आती है। अब एक और सवाल आता है, जब कानून में बेलमेंट है, एजेंसी है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये अलग से 124 क्यों लाया गया है? अब समझिए इस चीज को कि हर नुकसान गुड्स से जुड़ा नहीं होता, तो बेलमेंट हर जगह काम नहीं करता, हर काम एजेंट बन के नहीं किया जा सकता, तो एजेंसी भी सीमित हो गई। और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो ये पास्ट बेनिफिट की बात करता है, लेकिन सेक्शन 124 वहां आता है जहां कोई व्यक्ति किसी के अनुरोध पे काम करता है। भविष्य में नुकसान की संभावना जहां होती है वहां 124 की बात होती है, और यह निर्दोष व्यक्ति को पहले से सुरक्षा चाहिए, तब वो ऐसी जो कॉन्ट्रैक्ट है या संविदा कर लेता है। तो ये एक तरह से जनरल सेफ्टी नेट बना देता है। अब अब आप समझेंगे कि देखिए ये तीन चीजें नहीं है, तो ये फ्यूचर की बात कर रहा है, तो फ्यूचर का मतलब हुआ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का संबंध हो गया इसका मतलब। ठीक है, जो कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपका जनरल कॉन्ट्रैक्ट में आता है, जो सेक्शन 31 में भी आता है। तो जहां पर कहा गया है सरल शब्दों में, जिस अनुबंध में भविष्य की अनिश्चितता घटना पर निर्भर करता है, वो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, इंडेमनिटी में क्या होता है फिर, क्षतिपूर्ति की देयता यानी लायबिलिटी तब तक नहीं आती जब तक नुकसान होता नहीं या लायबिलिटी फिक्स नहीं हो जाती। इसलिए इंडेमनिटी अपने स्वभाव में एक तरह से कॉन्टिजेंट है, फ्यूचर की बात करता है। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, इंडेमनिटी कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट से सीमित नहीं है। और ये क्यों सीमित नहीं है? क्योंकि न्यायालयों ने यह माना है कि जैसे लायबिलिटी सर्टेन हो जाए, एक्चुअल लॉस का इंतजार नहीं करना है, यही इंडेमनिटी जो है वो ज्यादा प्रैक्टिकल है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट से। अब बात करते हैं कुछ केसेस की। थोड़ा सा लंबा वीडियो है और 5 मिनट लगेंगे, थोड़ा वेट कर जरूर करिएगा। पहला केस है एडमसन्स वर्सेस जार्विस का। तो यहाँ पे जो फैक्ट समझ लीजिए, इसमें एक ऑक्शनियर ने मकान मालिक से कहा कि मेरा माल बेच दो। वहां मवेशी थे, मवेशियों को उसने नीलामी कर दी। बाद में पता चला कि उसका जो मवेशी थे वो किसी और के थे, तो जो एक्चुअल मालिक था वो आया और उसने जो ऑक्शनियर था उसके ऊपर मुकदमा कर दिया। ये जब कोर्ट में पहुंचा 1827 में, तब वहां कोर्ट ने कहा जिस व्यक्ति ने दूसरों के अनुरोध पर काम किया है और उससे नुकसान हुआ है, वह इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी माना जाएगा और इसकी भरपाई जिसके कहने पे करी गई है उसको देनी पड़ेगी। तो इंडेमनिटी यहां पर लिखित नहीं है,
परिस्थितियों के हिसाब से है। तो ध्यान में रखने की बात यह है कि इसमें दो पक्ष हैं, जैसा पहले भी कहा, एक इंडेमनीफायर जो भरपाई करेगा, दूसरा इंडेमनिटी होल्डर जिसे सुरक्षा मिलेगी। उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि नुकसान से सुरक्षा देना है। दूसरा केस है गजानन मोरेश्वर बनामा मोरेश्वर मदन मंत्री का 1942 का। गजानन ने मदन मंत्री के लिए मुंबई नगर निगम से लीज पे जमीन ली। मदन ने उस जमीन पर इमारत बनाने के लिए सामग्री खरीद ली, ठीक है, जिसके लिए गजानन ने अपनी संपत्ति गिरवी रखकर गारंटी दी। अब मदन की सामग्री का भुगतान नहीं किया गया, जिससे गजानन की संपत्ति पर गिरवी का खतरा आ गया। गजानन ने जो है मदन से अपने बात करी कि मेरे जो क्रेडिटर है वो भुगतान नहीं करेंगे तो मैं डिफॉल्ट हो जाऊंगा और मुझे इस ऋण से मुक्त कराया जाए। तो न्यायालय ने माना कि क्षतिपूर्ति का अर्थ सिर्फ नुकसान होने के बाद की भरपाई करना नहीं बल्कि पहले से नुकसान से बचाना है। क्योंकि मदन ने सामग्री ली थी, इसलिए उसे ही भुगतान करना होगा, ना कि गजानन को। तो मूल प्रश्न क्या हुआ यहाँ पे, क्षतिपूर्तिकर्ता के देयता लाइबिलिटी कब शुरू होती है, यानी इंडेमनीफायर को किस समय नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। तो मूल मूल सिद्धांत जो है वो सिंपल है कि जैसे ही दायित्व तय हो जाता है, लाइबिलिटी फिक्स हो जाती है ना, उस पे आप तुरंत एक्शन ले लीजिए। यानी तीन कंडीशन आप समझिए। वास्तविक नुकसान होने पर, ठीक है, नुकसान की जो लाइबिलिटी है वो निश्चित हो जाने पे, और अगर वचन में पहले से ही कारण सुरक्षा देने का है और आवश्यकता पड़ रही है तो आप तुरंत ही उस पे एक्शन ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि इंडेमनिटी का नेचर क्या है। तो इंडेमनिटी के देखिए नेचर ये है, ये सीधे सीधे आपको याद रखने हैं। सुरक्षात्मक रूप है ना, संभावित रूप है, कंटीजेंट ऑपरेशन है, जोखिम वितरण का साधारण है, साधन है। तो ये बस आपको याद रखने हैं, ये बहुत सिंपल सा है, ये रियल लाइफ से आप जोड़ भी सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका जो जैसे एग्जाम में आप अगर लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे इंडेमनिटी, सिर्फ अगर आपको 124 के बारे में पूछ लिया तो आप कैसे लिखोगे। तो ये उसका एक संक्षिप्त रूप मैंने बना दिया है। संविदा विधि में क्षतिपूर्ति का अनुबंध अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ऐसे करके आप हेडिंग डाल सकते हो। फिर आप इसमें जोड़ सकते हो व्यापार, एजेंसी, बीमा इत्यादि। फिर आप जो धारा है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर इसमें तीन बातों को खासकर एक्सप्लेन करिए, प्रॉमिस, लॉस और कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। ये तीन पार्ट जरूरी हैं। बाकी जो समझाया है वो अगर आप एक्सप्लेन कर पाते तो अच्छी बात है। फिर आप नेचर जो पिछली स्लाइड पे दिखाया था, ऑब्जेक्ट वो आप बता दीजिए, एसेंशियल एलिमेंट क्या है, काइंड्स ऑफ इंडेमनिटी क्या है, और ये दो तीन केस हैं ये आप बता दीजिए। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया का केस है ये किताब में लिखा हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप कैसे वो लाइबिलिटी फिक्स होगी, लॉस एक्चुअल होना जरूरी है, लाइबिलिटी सर्टेन होना है। तो ये सारे पॉइंट लिख करके आप लास्ट में कंक्लूजन ये दे सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम और भी वीडियो बनाएंगे इसी पर ही। 124 कर दिया है, 125 को और करेंगे और फिर दोनों को एक साथ रिलेट करके एक और वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।